हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ फाइल और क्विज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। और हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। यूपी पीईटी की जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की, उनके लिए 20 मॉक टेस्ट की सीरीज लॉन्च की गई है। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में अभी है। अगर आप अभी जाकर के लेते हैं तो अभी आप यूपी पीईटी 99 कूपन कोड डाल करके सिर्फ इसे 99 में प्राप्त कर सकते हैं। 20 मॉक टेस्ट की ये सीरीज है दोस्तों, जिसमें आपको सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। इसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है, जिससे आप क्वेश्चंस के बारे में कुछ और भी डिटेल्स जान सको। और साथ ही साथ दोस्तों इस मॉक टेस्ट की खास बात यह है कि इसमें दोस्तों शुरुआत में आपको 5 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे एक साथ। इसके बाद हर एक दिन एक एक मॉक टेस्ट जुड़ता जाएगा इसमें। इससे क्या होगा, इससे कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ स्टूडेंट हैं वो बाकी के स्टूडेंट का मनोबल तोड़ने के लिए बाकी के आगे के क्वेश्चंस को, आगे के मॉक टेस्ट को सॉल्व करके उसमें फर्जी तरीके से ज़्यादा रैंक ला लेते हैं, और जिससे बाकी के स्टूडेंट का मनोबल टूट जाता है। ऐसा इसमें नहीं होगा। इस बार ऐसा किया गया है कि हर एक दिन एक नया मॉक टेस्ट इसमें जुड़ता जाएगा। शुरुआत में 5 मॉक टेस्ट एक साथ लॉन्च किया गया है, उसके बाद हर एक दिन एक एक मॉक टेस्ट आपका आता जाएगा। सभी लोग लाइव देते रहोगे, तो इससे किसी का मनोबल नहीं टूटेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप 27 जुलाई तक 20 मॉक टेस्ट ये कंप्लीट कर लोगे। 20 अगस्त को एग्जाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी की पीटी का, तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से अपनी परीक्षा की जाँच कर सकते हो। सिर्फ 99 में अभी आपको ये मिल जाएगा। आपको ये कूपन कोड इंटर कर देना है यूपीपीटी 99 एमजेटी ऐप पर। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति पर लागू की गई। संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो भाग 17 में है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के अनुसार कर सकता है। 352, 356 और 360 याद रखना है आपको। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 जो होता है ये वित्तीय आपात होता है। संविधान के किस भाग में राज्य सरकारों के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। इन सबको मैंने दोस्तों पॉलिटी के कोर्स में आपको बहुत ही अच्छे से चैप्टर बाय चैप्टर करके पढ़ा दिया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इंडियन पॉलिटी का कोर्स ले सकते हैं एमजेटी ऐप से। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया? दोस्तों भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खोला गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून में ये देवबंद क्षेत्र में स्थित है। ये 9000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और 3 एकड़ की जमीन में ये क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है अनूप नौटियाल ने, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये क्रिप्टोगेमिक गार्डन होता क्या है, अब आप सोच रहे होंगे। क्रिप्टोगेमिक का मतलब होता है दोस्तों छिपा हुआ प्रजनन। इसका मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जो पेड़ पौधे जो उगते हैं उनमें उनके लिए ना तो कोई खास तरीके का बीज डाला जाता है, ना ही वहां पर कोई फूल की ऐसी पैदावार की जाती है। ठीक है, वो अपने आप ही उगते हैं। ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्र, ठीक है, जहां पर एक नई नई प्रजातियां भी उगने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा और लाइकेन, फर्न, कवक, ठीक है, ये सभी जो हैं इसी समूह का हिस्सा होते हैं। क्रिप्टोगेमिक गार्डन में ये उगाए जाते हैं या आते हैं। तो इन सब के लिए ये भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन जो है स्थापित किया गया है। क्लियर है? अब उत्तराखंड आया है। उत्तराखंड के बारे में जानिए। उत्तराखंड देखिए मैप में यहाँ पर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर है उत्तराखंड। यहाँ की 2 राजधानियां हैं, एक विंटर कैपिटल है, एक है समर कैपिटल। विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड के करेंट टाइम पर सीएम है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। अभी नए नए नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से ये भी हैं, नए चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के। बेबी रानी मौर्य जी दोस्तों यहाँ के गवर्नर हैं। और उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान है उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। उत्तराखंड में जिलों की संख्या है टोटल 13।
विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 70 और यहाँ से उत्तराखंड से लोकसभा में सीटें जाती हैं 5, लोकसभा में 5 सीटें जाती हैं और राज्यसभा में 3 सीटें जाती हैं उत्तराखंड से। अब उत्तराखंड के बारे में जानिए ये कब अलग हुआ था। तो उत्तराखंड देखिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। जब ये अलग हुआ था तब 27वें राज्य के रूप में अलग होता, बना था 27वां राज्य। बहुत बार मैंने आपको इसके बारे में बताया है। अच्छा, उत्तराखंड अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से भी शेयर करता है। इधर नेपाल से शेयर करता है, इधर ये तिब्बत से शेयर करता है, जिसे चाइना ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग दोस्तों इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं और कमेंट करते हैं कि उत्तराखंड कैसे हरियाणा से अपना बॉर्डर शेयर करेगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग मैप्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर जाकर के आप सर्च करेंगे तब भी आपको वहां पर मिलेगा कि उत्तराखंड जो है ये हरियाणा से भी थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है। एक्चुअली में ये यमुना नदी के कारण होता है। ये सभी राज्य जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये सभी एक जगह पर जाकर के मिल जाते हैं। क्लियर बिल्कुल। चलिए फिलहाल यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में हम लोग बात करेंगे, झीलों के बारे में। उत्तराखंड में देखिए दोस्तों 7 ताल है। 7 ताल जो झील है ये बेसिकली 7 झीलों का एक समूह है। इसमें नैनीताल वगैरह सभी हैं। तो जहाँ जहाँ पर ताल आपको मिल जाए, ताल, ठीक है, तो ताल से संबंधित सभी झीलें कहाँ पर होंगी? ये उत्तराखंड में होंगी, बशर्ते आपको 3 ताल को अलग करना है। कौन कौन से? एक चंद्र ताल, एक सूरज ताल और एक भोज ताल। चंद्र ताल और सूरज ताल दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश में, जबकि भोज ताल है कहाँ पर? भोपाल में। 3 ताल को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी ताल आते हैं, 7 ताल, माता ताल, नैनीताल, ये सभी झीलें हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क यही है। उत्तराखंड से दर्रे के बारे में बात करें, पासेस के बारे में बात करें तो माना नीति लिपुलेख याद रखिएगा। माना नीति लिपुलेख, क्या? माना नीति लिपुलेख, ये 3 दर्रे, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये यहीं पर है। इसके अलावा थंगला, सांगचोकला, बहुत सारे दर्रे यहाँ पर हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की लोक नृत्य के बारे में बात करें तो यहाँ की लोक नृत्य में प्रमुख लोक नृत्य हैं घसियारी, भैला, खुसैड़ा, ठीक है, चैफुला, ये सभी जो है यहाँ की लोक नृत्य हैं। क्लियर बिल्कुल। इतनी जानकारी आपको उत्तराखंड से होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये सब फिलअप नहीं है, धीरे धीरे करके ये सभी फिलअप होकर के भी आपके सामने आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड मलाला डे। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। ये मलाला यूसुफजई को डेडिकेट करने के लिए मनाया जाता है, उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, उनके कामों को याद करने के लिए। मलाला यूसुफजई दोस्तों पाकिस्तान की एक महिला हैं, एक एक्टिविस्ट हैं। ये महिला सशक्तिकरण पर बात करती हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ये काम करती हैं। इनका एक एनजीओ है मलाला फंड, जिसकी ये संस्थापक हैं। तो ये बेसिकली काम करता है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। और 2012 में ही पाकिस्तान ने इनको राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। फिर आगे चल करके 2014 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया और नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले ये सबसे युवा व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे युवा व्यक्ति यही हैं। 2014 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, तब इनकी उम्र थी महज 17 वर्ष। आई एम मलाला इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम आई एम मलाला रखा है। आई एम मलाला नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी जो कि बेस्ट सेलर बुक थी एक टाइम पर, ठीक है। अब देखिए इनको दोस्तों दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किशोरी भी घोषित किया गया था 2019 में। दशक का यानी कि पूरे डिकेड का सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया था 2019 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसके अलावा कनाडा की मानव नागरिकता से भी इनको नवाजा जा चुका है। इन पर एक मूवी भी बनी थी, ही नेम्ड मी मलाला, 2015 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए, तो इनके कामों के लिए, इनके कामों को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष इनके जन्म दिवस पर 12 जुलाई को मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट डे। आज आप लोग कमेंट करके बताओ जुलाई मंथ में अब तक कितने इंपॉर्टेंट डेज आए हैं, किनका किनका नाम आपको याद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई? तो दोस्तों अभी हाल ही में ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध यात्रा शुरू हुई है।
उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में ये शुरू हुई है। पुरी जगन्नाथ यात्रा दोस्तों आपने नाम जरूर सुना होगा। भगवान जगन्नाथ की ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होती है और ये पुरी उड़ीसा से निकलती है। पुरी एक स्थान है उड़ीसा में, वहां पर जगन्नाथ मंदिर है जो कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित वैष्णो स्थलों में से एक माना जाता है। 12 जुलाई को अभी हाल ही में ये रथ यात्रा शुरू हुई है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इस मंदिर का निर्माण कराया था अनंत वर्मन ने, जो कि चोट गंगा वंश के थे। ठीक है, अनंत वर्मन। तो इनका नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अच्छा, रथ यात्रा क्यों होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण भगवान कह सकते हैं, कृष्ण भगवान के अवतार थे। ठीक है, तो ये अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ ये रथ यात्रा निकालते हैं, यानी कि ये जाते हैं दोस्तों रत्न वेदी को छोड़ करके जन्म वेदी की यात्रा पर। ठीक है, अब ये रत्न वेदी जन्म वेदी क्या है तो आम भाषा में समझिए, ये अपनी मौसी के घर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान्यता है कि ये अपनी मौसी के घर जाते हैं, हर वर्ष जाते हैं, प्रत्येक वर्ष। इस वजह से प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध ये रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो अपनी बहन सुभद्रा के साथ और बड़े भाई बलराम के साथ जाते हैं, तो 3 रथ यात्रा निकाली जाती है। क्लियर? चलिए अब देखिए उड़ीसा के बारे में दोस्तों आज हम लोग नहीं बात करेंगे, क्योंकि कारण ये है कि उड़ीसा का पेज अभी तैयार नहीं हुआ है। किसी और दिन हम लोग उड़ीसा को कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी? तो वो बन गई दोस्तों सिरसा बंदला। सिरसा बंदला दोस्तों अभी हाल ही में रिचर्ड ब्रैंसन के साथ ये अंतरिक्ष उड़ान अपनी पूरी की, अंतरिक्ष यात्रा पर गई हुई थी। रिचर्ड ब्रैंसन ये दोस्तों ये ब्रिटिश अरबपति हैं और इन्होंने अभी हाल ही में स्पेस यात्रा की है। रिचर्ड ब्रैंसन और उनके साथ 5 और उनके जो साथी थे ये सब मिल करके अभी हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा किए और ये अंतरिक्ष सफर जो था इनका 56 मिनटों का रहा। 56 मिनट तक ही गए ये, जहां पर 4 मिनट ही ये अंतरिक्ष में गुजारे, उसके बाद वापस आ गए। ठीक है, बात करें यहाँ पर रिचर्ड ब्रैंसन की, तो ये दोस्तों वर्जिन एयरलाइंस के संस्थापक हैं, वर्जिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के भी ये संस्थापक हैं रिचर्ड ब्रैंसन। अच्छा, आपने विजय माल्या का नाम तो सुना ही होगा। विजय माल्या तो आप जानते हैं, हूबहू कॉपी करते हैं रिचर्ड ब्रैंसन की वो। ठीक है, रिचर्ड ब्रैंसन की तरह ही विजय माल्या पूरा कॉपी करते हैं। ठीक है, चाहे वो फोटो शूट कराना हो या उन्हीं की तरह एयरलाइंस स्थापना करनी हो, जो भी चीज़ हो पूरा का पूरा कॉपी करते हैं। बस वो एक नया लगा गए दिमाग कि बैंकों से घोटाला कर लिए और ये अंतरिक्ष की सफर भी कराए हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों भारत के पहले प्राइवेट एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। भारत का ये पहला प्राइवेट एलएनजी सुविधा संयंत्र होगा, नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। नितिन गडकरी जी दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। एलएनजी से क्या होता है? एलएनजी दोस्तों, एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इससे होता क्या है कि ईंधन के रूप में यूज में लाया जाता है और इससे बहुत कम पर्यावरण में प्रदूषण होता है या कहें ना के बराबर होता है। इसके अलावा ये बहुत सस्ते मात्रा में उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार की फ्यूल को स्टोर करना भी आसान होता है और भी बहुत सारे फीचर होते हैं। तो ये सिस्टम, इसका एक संयंत्र स्थापित किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में अभी हाल ही में। ठीक है, जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया। अगला क्वेश्चन, इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इथियोपिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं दोस्तों अबी अहमद। कौन? अबी अहमद। अभी हाल ही में ये दोबारा शपथ लिए हैं, यानी कि समझ लीजिए एक बार फिर से यह कार्यकाल पाए हैं। नए प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं कह सकते हम लोग, ये दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अबी अहमद, यानी कि यही पहले भी थे और इन्हीं की पार्टी ने एक बार फिर से जीत हासिल कर ली है। तो एक बार फिर से इनका अगले 5 वर्ष के लिए कार्यकाल शुरू हो चुका है। इनकी पार्टी का नाम है प्रॉस्पेरिटी पार्टी और प्रॉस्पेरिटी पार्टी अभी जब चुनाव लड़ी तो 436 सीटों में 410 सीटें हासिल की है। पहली बार ये प्रधानमंत्री बने थे अप्रैल 2018 में। अब इथियोपिया आया है तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे हम लोग इथियोपिया है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। यहीं से आप आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तो यहीं पर ही आपको दिख जाएगा इथियोपिया। यहाँ पर देखिए इथियोपिया, ये जो कंट्री है बड़ी सी कंट्री, ये है इथियोपिया। ठीक है, इरेटिया के पास में इधर सोमालिया है, इधर युगांडा वगैरह है, केन्या है, साउथ सूडान यानी दक्षिण सूडान है और इधर ये सूडान है। तो बीच में है ये इथियोपिया। यहाँ की कैपिटल क्या होती है? यहाँ की कैपिटल होती है अदिस अबाबा। क्या?
अदिस अबाबा होती है यहाँ की कैपिटल। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या होती है, यहाँ की करेंसी होती है दोस्तों बिर, BIRR, ये होती है यहाँ की करेंसी। क्लियर बिल्कुल। अगला देखते हैं, विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीत लिया है समीर बनर्जी ने। समीर बनर्जी ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और इन्होंने विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। इन्होंने विक्टर लिलेव को हराया है। किसे हराया है? विक्टर लिलेव को हरा करके जीता हुआ है। ठीक है, समीर बनर्जी। अच्छा, अभी विंबलडन ओपन आयोजित हुआ और इस पर मैंने आपको कल बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया था। इस पर कल वीडियो आने वाली थी, लेकिन एक्चुअली में कल यूपी SSC PET का दोस्तों मॉक टेस्ट का सीरीज लॉन्च हुआ, तो इस पर हम लोग टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे कि कोई एरर ना आ जाए। ठीक है, कोई एरर वगैरह जैसे कुछ टेक्निकल इशू ना आ जाए, कैसे लॉन्च होता है, क्या परफॉर्मेंस होता है, तो पहले दिन ये सब टेस्ट किया जा रहा था। इस वजह से कल के दिन कुछ नहीं हो पाया। फिलहाल ये 20 मॉक टेस्ट की सीरीज लॉन्च हो चुकी है। जिन स्टूडेंट्स को लेना है, चाहते हैं अपनी तैयारी को परखना, वो मॉक टेस्ट वो ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 99 में मिल जाएगा, यानी एक मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए में आपका पड़ेगा। यूपी PET 99 आपको कूपन कोड यूज करना है और इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करना शुरू कर देना है। ये पूरे के पूरे सिलेबस बेस्ड होंगे, यानी आप देखे होंगे इसका सिलेबस दोस्तों 5-5 क्वेश्चन करके हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर मॉक टेस्ट में भी हर एक सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस हो या ज़्यादा या कम ले लिया गया हो। ठीक है, सब वैसे ही उसी रेशियो में लिए गए हैं क्वेश्चन, तो आप इसे ले सकते हैं मॉक टेस्ट सीरीज को। अगला, हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में सैयद उस्मान अजहर जी को दोस्तों कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सैयद उस्मान अजहर ये कौन है? ये दोस्तों हैदराबाद की एक हंगर कार्यकर्ता हैं। इनका एक समझ लीजिए कि NGO टाइप का है, हंगर हैज़ नो रिलीजन नाम से ये कैंपेन चला रहे हैं और इसी कैंपेन के तहत या कहें इसी प्रोग्राम के तहत ये भूखों को खाना खिलाते हैं मुफ्त में। हंगर हैज़ नो रिलीजन नाम से, ठीक है, इनका कार्यक्रम है जो चल रहा है और इसमें इन्होंने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है जिससे हज़ारों लोग पर डे खाना खाते हैं, मुफ्त में भोजन करते हैं, हज़ारों भूखे लोग। तो इसी वजह से यूके का ये सीरीज पुरस्कार यानी कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड्स इनको दिया गया है, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। क्लियर, हैदराबाद के रहने वाले हैं। अगला, टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहले जूरर कौन बने? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहले जूरर बन गए हैं पवन सिंह। पवन सिंह जी को बनाया गया है भारत का पहला जूरर टोक्यो ओलंपिक में। ये दोस्तों भारतीय राइफल संघ के संयुक्त महासचिव हैं पवन सिंह जी और ओलंपिक खेलों में अब ये चुने जाने वाले पहले भारतीय जूरर बन गए हैं। किसके द्वारा चुने गए हैं? तो ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF के द्वारा चुने गए हैं। ये दोस्तों जापान के अलावा, क्योंकि जापान तो मेजबानी ही कर रहा है, जापान के अलावा जापान में 6 ज्यूरी सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा एशिया के एकमात्र या इकलौते ऐसे सदस्य हैं जो नियुक्त किए गए हैं ज्यूरी के रूप में। ठीक है, तो 6 ज्यूरी के सदस्य हैं जापान से, बाकी इकलौते एशिया के सदस्य ये हैं पवन सिंह। टोटल दोस्तों 26 ज्यूरी मेंबर होंगे। ठीक है, जिसमें 6 जापान के और 1 इंडिया के होंगे, बाकी 19 जो है ये 19 देशों से होंगे। ठीक है, पवन सिंह दोस्तों ये भारतीय टीम के लिए पूर्व राइफल शूटर और शूटिंग कोच रह चुके हैं। ठीक है, शूटिंग कोच भी हैं अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी गई पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक को लिखा है दोस्तों बलजीत कौर तुलसी जी ने। इस पुस्तक को अभी हाल ही में भेंट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को KTS तुलसी जी के द्वारा। एक्चुअली में बलजीत कौर तुलसी जी का निधन हो गया है। ये KTS तुलसी जी की माता थी। ठीक है, स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो इस पुस्तक को अभी हाल ही में भेंट किया गया है श्री KTS तुलसी जी के द्वारा। KTS तुलसी कौन है? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के अभी मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं और इन्होंने ये पुस्तक नरेंद्र मोदी जी को भेंट की है। इस पुस्तक का प्रकाशन किया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने। बुक के नाम से ही स्पष्ट है ये बुक किसके ऊपर आधारित है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की लाइफ पर आधारित है। तो कुछ आपको बोनस पॉइंट दे रहा हूँ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी दोस्तों ये सिख गुरुओं के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, यानी इसके बाद से गुरु प्रथा खत्म हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था गोविंद राय के रूप में, तब इनका नाम गोविंद राय था। ठीक है,
9 साल की उम्र में इनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी का निधन हो गया और इसके बाद ही ये गद्दी पर बैठे और गुरु गद्दी पर बैठते ही गुरु गोविंद सिंह जी कहलाए। ठीक है, 9वें सिख गुरु थे इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर सिंह जी और ये हुए 10वें गुरु। क्लियर बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको काफी कुछ जानकारियां मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आज कई वीडियोज आने वाली हैं यूट्यूब पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना। अगर आप यूपीएसआई, पीईटी, आरओ, टीईटी, लेखपाल या ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिंदी पूछा जाता है तो आप इस हिंदी वीडियो कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको लिया हुआ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पॉलिटी के बाद इकोनॉमी शुरू होगा, तो अब इकोनॉमी शुरू हो गया है। अब इकोनॉमी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीएसटी किस प्रकार का कर है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी जिसे कहते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में आज आपको लिखना है। विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत किस स्थान पर है? सर्वप्रथम भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी? बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये पूछा गया है। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। वीडियो आप देख लियो, जाओ जल्दी से क्विज भी सॉल्व कर लो। वीडियो कैसी लगी है ये भी हमें कमेंट करके बता देना और इसके अलावा आपका अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता देना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।